हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का ये वीडियो स्पेशल अबाउट ये जो 6 प्लैनेट है वो एक ही राशि में आने वाले हैं मार्च 2025 में 29 और 30 मार्च को, उसके रिगार्डिंग रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस जो कंजक्शन बन रहा है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और आफ्टर देन वो आप पे कैसे अप्लाई होगा, राइट। और अप्लाई होने में आप अपने लगन से भी कर सकते हैं और चंद्रमा की जो कंडीशन है वहाँ से कर सकते हैं, और दोनों का कैसे मर्ज करना है दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन रुको थोड़ा सा समझ लो कि आपको क्या देखना है, राइट। ये आप पहली 10 मिनट में अंडरस्टैंड कर लो, देन यू कैन स्किप, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक है कि आपका जो लगन है, असेंडेंट है, वहाँ से भी आपको देखना है। तो वे इस वीडियो में मान लो कि आपका वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन का जब टॉपिक आए वो भी आपको सुनना है। और मान लो कि आपका राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक वाला भी पोर्शन आपको देखना है एंड देन यू हैव टू मर्ज, राइट। सो अब मैं डायरेक्ट वहीं पे आती हूँ कि मर्ज कैसे करना है। सो मर्ज कैसे करना है कि आपको देखना है कि ओके मेरे असेंडेंट से ये युति 10th हाउस में हो रही है, तो 10th हाउस के रिगार्डिंग, और वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है तो शायद मेरा 5th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे बैठा है। सो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वहाँ जो कंजक्शन बन रहा है उसको एनालिसिस करना है कि कौन से भाव में है, वहाँ पे मेरा कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो सारी चीज़ें आपको मिक्सअप करनी है। एंड देन आपको देखना है चंद्रमा से, राइट। आपकी जो शाइन है वहाँ से देखना है, फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा सोचना है कि ओके वहाँ से भी कहीं ना कहीं 5th हाउस का लॉर्ड कनेक्शन था, यहाँ से भी 5th हाउस में ये युति बन रही है। कुछ जो कॉमन पॉइंट है दैट यू हैव टू फिगर आउट, राइट। उसके बाद आप सही प्रेडिक्शन पे आ जाएंगे कि क्या आपको देखना है, राइट। ये तो मैंने वेरी क्विक आपको बता दिया कि आपको क्या देखना है। नाउ हम थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंजक्शन क्या है, क्यों है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड आफ्टर देन वी अप्लाई, राइट। सो आपको फिर स्किप करके आप अपना वाला जो है वो देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले देखो ये समझो, राइट, क्योंकि जब तक ये कंजक्शन जो हो रहा है इसको आप नहीं अंडरस्टैंड करोगे तब तक आप पूरा एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो 29 मार्च को जो 6 प्लैनेट है, 6 प्लैनेट में 3 प्लैनेट शुभ है और 3 प्लैनेट क्रूर है, राइट। 3 सौम्य प्लैनेट है, 3 क्रूर प्लैनेट है, उसका कंजक्शन होने जा रहा है। वहाँ पे सौम्य प्लैनेट है चंद्र, शुक्र और बुध, और जो क्रूर प्लैनेट है वो है राहु, शनि और सूर्य, राइट। ये जो 6 प्लैनेट है वो एक ही राशि में है, मतलब कि युति है। जब कोई भी प्लैनेट है वो एक ही राशि में एक साथ बैठ जाए, एक भाव में आ जाए, तो उसको हम युति बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिग्री का डिफरेंस है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि उस दिन शनि महाराज मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि का डिग्री गोचर आएगा तो 0 डिग्री रहेगा, और एट द सेम टाइम राहु है उसको अपना हाउस बदलने में थोड़ी ही दूरी है, तो उस टाइम राहु का डिग्री 2 रहेगा। शुक्र वहाँ पे उच्च के है और वक्री है, उसका डिग्री 4 है। बुध का डिग्री करीबन 6 के आसपास रहेगा, सूर्य का 5 के आसपास है, और चंद्रमा का डिग्री काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 18-19, डिपेंड ऑन कि आप कौन से टाइम का देख रहे हो। लेकिन ऑन एन एवरेज ये सारे प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, और उसके बीच में जो डिग्री डिफरेंस है वो भी टाइट कंजक्शन में आ रहा है। तो उस टाइम पे इस युति को थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपके प्लैनेट इधर उधर फैले हुए हो चार्ट में, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि लाइक दैट ये उसी तरह से है कि अगर आपके पास जो आपकी प्रॉपर्टी है, राइट, आपके पास जो आपकी जमा पूंजी है उनमें से थोड़ा सा आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा आपने शेयर मार्केट में लगाया, थोड़ा सा गोल्ड खरीद लिया, राइट, कुछ ना कुछ आपने फैला दिया है। अब फैला दिया है तो क्या होगा कि वहाँ पे अब मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क आया तो मेरा प्रॉपर्टी सेफ़ है, प्रॉपर्टी में रिस्क आया तो मेरा गोल्ड सेफ़ है, क्योंकि मैंने पूरा फैला के रखा है। लेकिन अब जब मैंने एक ही जगह पे सब कुछ रखा है तो अब थोड़ा सा डेंजरियस है। अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, बुरा होगा
तो वहाँ से बुरा होने के भी चांसेस ज़्यादा है। और इसीलिए देखो काफ़ी बार ये होता है कि कोई मेरे पास चार्ट दिखाने आता है, वी आर ऑन गोइंग टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, एंड जब लास्ट बारी आती है सेशन कंप्लीट करने की, तो बिकॉज ऑफ माई नेचर सामने वाला पूछ लेता है कि हाँ भाई मैडम मेरा तो पूरा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन आप ये मेरा अदर फैमिली मेम्बर्स है उसके रिगार्डिंग आप सिर्फ एक बात बता दें, राइट। सो आई एग्री, ओके, मैं एक बात बता देती हूँ। लेकिन जब वो सामने वाला बंदा इंफॉर्मेशन डिटेल्स देता है, उसमें हो सकता है कि प्लानेट बिखरे हुए हो, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर एनी एस्ट्रोलॉजर। लेकिन जब प्लानेट कंजक्ट हो लाइक दैट कि जिसका उसने मुझे डिटेल्स दिया है उसमें 5 या 6 प्लानेट एक ही साथ बैठ जाए, फिर उसका प्रेडिक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आप उतने इजीली आंसर नहीं दे पाओगे। आपको डिग्री कंजक्शन, कौन कितने दूरी पे बैठा है, कौन आगे है, युति में भी कौन आगे है कौन पीछे है, वक्री है तो आगे जाने के बाद वक्री हुआ है या यहाँ पीछे ही था और वक्री है, ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको अप्लाई करने रहेंगे। तो ऑलवेज जब कभी भी 5 या 6 प्लानेट एक ही हाउस में कंजक्ट हो जाए तो वहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि अब कुछ भी हलचल होगी, राइट, सारों को इफेक्ट होगा क्योंकि हमने वहाँ पे ही सब कुछ कंजक्ट करके रखा है। अदरवाइज क्या है कि ओके यहाँ पे थोड़ा सा अर्थक्वेक आया, लेकिन मेरा वो प्लानेट तो उधर बैठा था, वो उधर बैठा था, तो कोई उसको इतनी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएशन नहीं होगी। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा प्लानेट एक ही राशि में बिठा देते हो तो उस टाइम पे उस राशि के रिगार्डिंग, उस भाव के रिगार्डिंग जो मुझे रिजल्ट मिलेंगे वो सिग्निफिकेंट होगी और मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मेरा ध्यान है वो वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो D1 में अगर कोई भी भाव में आपके 5 प्लैनेट ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, एट द सेम टाइम आपको भाव चलित देखना चाहिए। क्योंकि भाव चलित में अगर प्लैनेट खसक गए हैं तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर इकट्ठे बैठे हैं तो क्या होगा कि लाइफ का कोई भी दौर हो वो हाउस एक्टिव रहेगा ही ऑन एन एवरेज, और उसके साथ जो प्लैनेट बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देते रहेंगे, राइट। सो कैसे उसका विश्लेषण करेंगे उस कुंडली का वो हम बाद में देखेंगे। राइट नाउ हमारा टॉपिक है ट्रांजिट, ये जो मार्च 2025 में 29-30 को आने वाला है, तो हम उसी टॉपिक पे रहते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ओके अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है चंद्र शुक्र बुध और राहु सूर्य शनि का, वो पर्टिकुलर मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि हमारी जो ज़ोडिएक साइन है उसमें लास्ट, राइट, सबसे लास्ट वाली राशि है। उसके बाद जो राशि आएगी वो मेष आएगी। तो सबसे जो लास्ट ज़ोडिएक साइन है वहाँ पे ये कंजक्शन हो रहा है। उसमें जैसे मैंने बताया कि 3 अच्छे प्लानेट यानी कि सौम्य प्लानेट है, 3 क्रूर प्लानेट है। और क्यों ये इम्पोर्टेंट हो गया है? क्योंकि ऑलमोस्ट देखो हम ये बोलते हैं कि आपको ट्रांजिट एट द एंड लास्ट में लगाना है। पहले D1 चार्ट देखना है, देन दशा चार्ट देखना है, एंड देन ट्रांजिट पे आना है। लेकिन ये ट्रांजिट सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वाई? क्योंकि देखो 6 प्लानेट तो यहाँ पे कंजक्ट हो गए, तो अब इनमें से शायद किसी का तो दशा आपको चला ही होगा। 9 में से 6 प्लानेट तो हमने यहाँ पे ही बिठा दिए। सो आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी का बुध का दशा होगा, किसी का शनि, सूर्य, राहु, चंद्र, शुक्र, राइट, इनमें से किसी का दशा तो होगा ही। अब मान लो कि 2 प्लानेट वाले बाकी रह गए, गुरु और मंगल वाले, कि अगर मान लो कि आपका गुरु का महादशा चल रहा है, मंगल का महादशा चल रहा है, तो यस यू कैन से कि भाई हमारा महादशा नाथ है वो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन देखो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है मीन राशि में, तो जो आपके दशानाथ है गुरु, उसी की तो ये राशि है। तो अब गुरु वाले जो सारे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ट्रांजेक्शन के साथ जुड़ गए। अब बाकी रहे मंगल वाले, राइट। सो मंगल राइट नाउ जो आपका दशानाथ है, शायद आपकी मंगल की महादशा चल रही हो, तो मंगल जो आपका महादशानाथ है वो राइट नाउ गोचर कर रहा है मिथुन राशि में। जिस टाइम पे हम ये देख रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन, तो मंगल आपका महादशानाथ है वो ट्रैवल कर रहा है मिथुन राशि में, और उसका महादशानाथ, उसका जो लॉर्ड है, राइट, मिथुन राशि का जो लॉर्ड है
वो इस ट्रांजैक्शन के साथ इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो ऑलमोस्ट ये ट्रांजैक्शन है, ये सभी को इफ़ेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट तब होगा कि अगर आपका राशि मीन है तो ये ट्रांजैक्शन आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट जो मुझे लगता है अपने तरीके से वो वृश्चिक वालों को भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। सो ऑन एन एवरेज हम ईच एंड एवरी जो लगन है उसको लेकर और चंद्र को लेकर, आपका जो लगन है और आपका जो चंद्र है दोनों से आपको देखना है। फ़र्क ये रहेगा कि जो बात मैं डिलीवर करूँ मेष लगन के लिए या मेष राशि वालों के लिए कॉमन रहेगा, आपको उसको थोड़ा सा एंगल चेंज करना होगा। लगन से जब आप देख रहे हो तो आपको वो फिजिकल और नॉर्मल मैटर में वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, और जब हम चंद्र कुंडली से आप देख रहे हो तो उस टाइम पे आपका मन स्थिति है, आपका मेंटल जो कंडीशन है उस पे वो ज़्यादा अप्लाई होगा, राइट। सो आपको दोनों को मर्ज करना है। हम 1 से 12 तक ईच एंड एवरी जो राशि है या लगन, आप जो कुछ भी बोल लो, आपको वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना रहेगा अपनी राशि या लगन के हिसाब से। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। मैं यहाँ पे लगन वर्ड ही यूज़ करूँगी कि लगन से ही हमें देखना है, पर अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हो और आप थोड़ा सा ज़्यादा डीपली एनालिसिस करना चाहते हो तो इसी चीज़ को अपनी चंद्र राशि से भी आप लगा सकते हो, और वहाँ पे वो आपके मेंटल कंडीशन है उस पर ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। अब हम वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये युति हो रहा है, ये आपका युति हो रहा है मीन राशि में। एंड पर्टिकुलर हम नक्षत्र की बात करें तो वहाँ पे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है। मीन राशि इटसेल्फ काफ़ी अच्छी राशि है, गुरु की राशि है, वाटरी साइन है। यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट आ रहे हैं और उसमें जो शुक्र है, चंद्र है, वो ऑलरेडी इमोशन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। सो ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट पॉइंट पे ये बता दूं कि ये बुरा कंजक्शन है, ये खराब रिजल्ट देगा, नहीं। अब आपको देखना रहेगा कि आपकी लगन और आपकी राशि के हिसाब से ये कौन से हाउस में ये युति बन रहा है। सो ऑलरेडी ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बन रहा है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है वो भी काफ़ी अच्छा नक्षत्र है, ध्रुव नक्षत्र है, मतलब कि स्टेबिलिटी वाला नक्षत्र है, राइट। यहाँ किए गए काम है वो लंबे टाइम तक अच्छे रहेंगे। सो युति का मतलब खराब ही नहीं है, ये अच्छा भी हो सकता है। डिपेंड ऑन कि आप क्या काम करना चाहते हो, राइट। ये डिपेंड है कि आप क्या काम करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको देखना रहेगा। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो कि जो लंबे टाइम तक चले, लाइक दैट कि मैरिज है, हाउस बनाने का जो नींव रखना है वो है, कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी डीलिंग है, तो ये अच्छा रहेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आप मैरिज कर रहे हो या प्रॉपर्टी डीलिंग कुछ हो रहा है तो देखो डायरेक्ट 20 मार्च को तो ये फाइनल नहीं हो सकता है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, राइट। तो यू कैन कैरी ऑन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसा मैटर है कि जो 29 मार्च को ही आप डिसाइड कर रहे हो या तो 30 मार्च को ही डिसाइड कर रहे हो, उस टाइम पे यू हैव टू अवेयर, थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज़ परफेक्ट फॉर मी और नॉट, और आगे लॉन्ग टर्म में उसके जो रिजल्ट है वो क्या आएंगे, राइट। और इसी के लिए आपको ये आपके लगन के हिसाब से और आपके चंद्रमा के हिसाब से आगे जाके देखना रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे प्लानेट ग्रह युद्ध का भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि प्लानेटरी जो कंडीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और नज़दीक है। और वीडियो के एंड में हम उसके रिगार्डिंग रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी। ईच एंड एवरी जो हम लगन कंसिडर करेंगे वहाँ पे भी आई विल ट्राई टू गिव यू द रेमेडी और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेकिन वीडियो के एंड में, राइट, वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगी कि भाई जो एक नॉर्मल रेमेडी है कि जो हर कोई कर पाएगा वो क्या रहेगा, राइट। सो वो हम वीडियो के एंड में रखते हैं वो रेमेडी। लेट्स राइट नाउ स्टार्ट कि अगर आपका मेष लगन है, राइट, मेष लगन से ही चालू करते हैं। मान लो कि आपका मेष लगन है। अब देखो आपका मेष लगन है और या तो आपकी मेष राशि है, तो ये जो पूरा जो जंक्शन, ये जो जमावड़ा हो रहा है वो आपके 12th हाउस में हो रहा है, राइट। सो ऑलरेडी वहाँ पे आपका काल पुरुष के हिसाब से भी वही होगा और आपका लगन भी मैच है, तो दोनों कुंडली एक हो जाएगी।
आपके 12वें भाव में इतने सारे कंजक्शन हो रहे हैं और आपका खुद लगन लॉर्ड है वो 3rd हाउस में है और क्रूर प्लैनेट है, तो 3rd हाउस में अच्छा है क्रूर प्लैनेट का गोचर। और ये जो सारी कंजक्शन हो रहा है वो आपके लगन लॉर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके लगन लॉर्ड से ये 10th हाउस में हो रहा है, राइट, क्योंकि आपका लग्नेश 3rd हाउस में है और वहाँ से ये 10th हाउस में हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो एफर्ट है वो बढ़ाना रहेगा। आपके कार्यक्षेत्रों के रिगार्डिंग जो कुछ भी डिसीजन है वो भी आपको बी केयरफुल वहाँ पे रहना होगा। और 12th हाउस में ये बन रहा है तो कुछ ना कुछ हाथ से जाएगा, क्योंकि 6 प्लैनेट है वो जाने की ओर इशारा कर रहे हैं, राइट। सो कुछ ना कुछ जाना है, आपका खर्च होना है। और यहाँ पे एग्जॉल्टेड हुआ है शुक्र, तो आपका जो कैश ऑफ फ्लो है उसका मालिक यानी कि 2nd हाउस का लॉर्ड है वो भी वक्री होके यहाँ पे है, 7th हाउस का लॉर्ड भी वहाँ पे है। तो आपको आपके जो रिलेशनशिप है अपने फैमिली के रिगार्डिंग, अपने स्पाउस के साथ, राइट, उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। यहाँ पे शनि राहु का भी कंजक्शन हो रहा है कि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, राहु भी स्लो मूविंग प्लैनेट है लेकिन राहु क्विक रिजल्ट चाहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी का मिक्सअप भी होगा। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आप मंगल वाले हो तो आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा पैशन रखो, राइट, एवरीथिंग विल बी फाइन, थोड़ा सा पैशन रखो। और यस, यहाँ पे जो इम्पैक्टफुल रेमेडी है वो आपके लिए ये है कि आपको मालूम ही है कि 12th हाउस में इतने सारे प्लैनेट आ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से खुद ही कुछ डोनेट करो, राइट। जो भी आपका कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको डोनेट करना चाहिए। और अगर डोनेशन नहीं करना है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जितना भी हो सके, राइट, मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो। और हर रोज़ ना कर पाओ दैट्स ओके, लेकिन 29 और 30 मार्च को आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और जो अपना भाव का समर्पण भाव है, राइट, सब कुछ त्यागना, क्योंकि मोस्टली सारे प्लैनेट 12th राशि में आ रहे हैं और आपके लिए तो 12th हाउस भी हो गया क्योंकि आपका मेष लगन है या मेष राशि है। तो त्याग का भाव ऑलरेडी आपके अंदर होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर ये भाव आप अपने अंदर लाते हो तो ये जो कंजक्शन है ये आप पे कुछ भी बुरा इम्पैक्ट छोड़ के नहीं जाएगा, राइट। सिर्फ पीसफुल रहना है और समर्पण का जो भाव है वो आपके अंदर आना चाहिए, राइट, अदरवाइज वेरी गुड। और अगर आपका फॉरेन के रिगार्डिंग कुछ भी है तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा धैर्य रखना, ध्यान रखना कि वहाँ पे कुछ हलचल होगी, लेकिन क्या हलचल होगी दैट यू हैव टू ऑब्जर्व, राइट, एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका वृषभ लगन है या आपका चंद्रमा यानी कि आपका राशि वृषभ है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो योग कारक प्लैनेट शनि है अब वो आपके लगन को देखना शुरू करेगा, तो दैट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन। और आपका जो लग्नेश है वो भी यहाँ पे उच्च का होके वक्री है और ये जो सारे प्लानिटरी कंजक्शन है वो आपके 11th हाउस में हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। और इस पूरे कंजक्शन में आपका लगन लॉर्ड है वो इन्वॉल्व है, उच्च का है और वक्री है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे गुरु और शुक्र का, आपका जो लग्नेश शुक्र है या तो आपका चंद्र राशि जो शुक्र है उसने गुरु के साथ परिवर्तन योग किया है, तो आपका 1st और 11th हाउस का परिवर्तन योग है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो वृषभ लगन वालों को कोई भी रेमेडी या कोई भी टेंशन है वो रिक्वायर नहीं है, लेकिन यस ऑलवेज आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन है वो 12th जो जोड़िक साइन है मीन राशि में है कि जो त्याग वृत्ति को दिखाती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी राइट मेडिटेशन कर ले, कुछ अच्छा काम कर ले, किसी को हेल्प कर ले, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। बाकी वृषभ लगन वालों के लिए ये काफ़ी बढ़िया है, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि में देखो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो 10th हाउस में बनेगा। कहीं ना कहीं उन लोगों का लगन लॉर्ड या जो चंद्र राशि से वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। हाँ, माना कि वो नीच का है लेकिन वक्री है, तो पहले आपके काम नहीं बनेंगे जो
पुराने बाकी काम थे कि जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मिलने की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका लगन लॉर्ड जो नीचे था वो वक्री कंडीशन में है, और शुक्र जो एग्जोल्टेड होकर इसका नीच भंग राजयोग दोबारा कर रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। और आपका ओके, यहाँ पे शनि मिक्स रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि वो 8th को भी रिप्रेजेंट करेगा, 9th को भी करेगा, लेकिन आफ्टर ऑल वो कहीं ना कहीं 9th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शनि का गोचर यहाँ पे हम अच्छा ले सकते हैं। सो वृषभ नहीं, हम मिथुन लगन की बात कर रहे थे। मिथुन लगन के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लग्नेश या तो आपका जो चंद्र राशि है वो यहाँ पे नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहा है, और आपके 10th हाउस में ये सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो आपका कर्म, आप किस प्रकार से कर्म कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पैक्टफुल। और आपका जो बिजनेस है, आप जो भी कार्य कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। अगर आपका कर्क राशि है या कर्क लगन है, तो देखो आपके लिए ये 9th हाउस में पूरा ट्रांजैक्शन जा रहा है, और चंद्रमा यहाँ पे 2 दिन के लिए ही इन्वॉल्व होगा। तो यस, आपके लिए, बाकी लोगों के लिए ये थोड़ा सा वाइड एरिया भी हो सकता है, क्योंकि शनि वहाँ पे गया है, राहु को वहाँ से बाहर निकलते कुछ टाइम लगेगा, थोड़े टाइम में वहाँ से शुक्र निकल जाएगा, बुध निकल जाएगा, सूर्य भी 1 महीने में निकल जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले आप निकल जाओगे, क्योंकि आपका राशि चंद्र है, आपका लगन चंद्रमा का है, तो सबसे पहले आप 2 दिन में ही वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन ये आपके 9th हाउस में ये युति हो रहा है, तो फादर के रिगार्डिंग रिलीजियस आपका जो एक्टिविटी है वो बढ़ सकता है, राइट। आप कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा देखना रहेगा। यहाँ पे कर्क वालों के लिए थोड़ा सा ये ट्रांजेक्शन देखना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लानेट है, राइट। तो अब आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जानते हो ना, तो आपको सुबह दोपहर शाम आपके साथ क्या क्या घटित हो रहा है ना, ये आप काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से जान सकते हो। और उस टाइम पे क्या होगा, राइट, कि आपका जो चंद्रमा है वो शनि के साथ भी युति बनाएगा, शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ, राहु के साथ। सो जहाँ पे वो क्लोज कंजक्शन में है उसके परिणाम आपको ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आप काफ़ी लकी हो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आप बारीकी से देख पाओगे कि कौन से कंजक्शन के टाइम पे व्हाट आई फील, मुझे क्या इम्पैक्ट हुआ। और अगर पर्टिकुलर आपके चंद्रमा ही की महादशा चल रही है तो वो आप पे इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा। अदरवाइज़ ये भी अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस में हो रहा है और 3 करोड़ प्लानट है, 3 सौम्य प्लानट है, तो कुछ बुरा होगा लेकिन कुछ अच्छा भी होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, कि आप खुद रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ, जब शनि चंद्रमा साथ थे या चंद्र राहु का क्लोज कंजक्शन में थे, मेरा दिन कैसा रहा, मेरा मूड कैसा रहा, राइट। सो अच्छा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको भी ये जो लास्ट ज़ोडिएक साइन है, मीन राशि है, उसमें ये ट्रांजैक्शन बन रहा है कि जो ऑलरेडी ध्यान, समाधि या थोड़ा जो वैराग्य का भाव है उसको दिखाती है, और आपके 9th हाउस में बन रहा है ये ट्रांजैक्शन राइट नाउ। सो ऑलरेडी थोड़ा सा रिलीजियस स्पिरिचुअल होने को दिखाती है। तो थोड़ा सा, राइट, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, धर्म ध्यान कर लिया, या कोई मंदिर का विजिट कर लिया, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। देखो, हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंह लगन या सिंह जो जिसकी राशि है उसके लिए ये ट्रांजैक्शन है वो 8th हाउस से जाएगा। 8th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकता है, एंड वाई आई से ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लग्नेश है, सूर्य है, या तो आपका चंद्र राशि है, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है और अष्टम भाव में इन्वॉल्व है, राइट। और शनि और राहु जिसके साथ उसकी नहीं बन रही है, वो दोनों क्रूड प्लैनेट यहाँ पे उसको इफेक्ट करने आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन है वो यहाँ पे आपको नहीं लेना है। और पर्टिकुलर आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप देख लो, सूर्य के 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री उधर पे अदर कोई कंजक्शन ऐसा बन रहा है, कंजक्शन मतलब कि शनि राहु से आपका लग्नेश है वो पीड़ित हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको कोई भी जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है वो नहीं लेना चाहिए।
अदरवाइज़ यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि शनि जो आपके 6th हाउस का मालिक है, 7th का भी होगा लेकिन यहाँ पे मैं ओनली 6th हाउस का ही ले रही हूँ। 6th हाउस का जो मालिक शनि है वो राहु के साथ कंजक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग और ये कहीं ना कहीं शनि राहु से अफ्लिक्टेड हो रहा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होने के चांसेस सिंह वालों के लिए भी है, क्योंकि आपका जो शनि जो क्रूर प्लैनेट है वो राहु से पीड़ित हो रहा है, छठे का मालिक राहु से पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ अच्छी बात है। ये सिंह लगन वालों के लिए भी ये ट्रांजैक्शन दे के जाएगा, लेकिन अवेयर रहना है क्योंकि 8th हाउस में काफ़ी सारे प्लैनेट हैं और आपका लगन लॉर्ड है वो भी यहाँ पे है, तो धैर्य रखना है। और आपके लिए ये पूरा महीना है वो थोड़ा सा 29-30 तो ठीक है, लेकिन आपका लग्नेश है वो जब तक शनि राहु से थोड़ा सा दूर नहीं हट जाए तब तक आपको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, राइट। ये सारी चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है और अगर हो पाए तो लॉन्ग टर्म डिसीजन यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर लेना ही ऐसा कंडीशन हो जाए कि भाई आपको डिसीजन लेना ही कंपलसरी हो जाए, तो आपका जो कोई फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ आप सलाह मशवरा करके आप ये डिसीजन पे आगे बढ़ सकते हो, राइट। और नाउ नेक्स्ट, अगर आपका कन्या लगन है, यहाँ पे हो गया क्योंकि आपने 7th हाउस में सारा जो जमावड़ा है वो इकट्ठा कर दिया है। सो आपके 7th हाउस में इतने सारे प्लैनेट आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर पार्टनर। आपके स्पाउस के साथ आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहना है और यहाँ पे आप नीच के हो और आपका जो सामने वाला अपोजिट पार्टी है वो उच्च का है और वक्री है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ़ायदा देकर जाएगा। तो आपके सामने वाले से आपको फ़ायदा है, तो उसके साथ कोई भी हमें रिलेशन है वो बिगाड़ना नहीं है। वो हमको ज़्यादा फ़ायदा दे के जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी अच्छा है। ओनली यहाँ पे गुस्सा नहीं करना है, धैर्य रखना है और सामने वाला है वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा ही। तो ये कन्या लगन के लिए भी ये जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं तुला लगन या जिसका चंद्र राशि जो तुला है, जिसका चंद्र तुला में है, राइट, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहाँ पे आपका चंद्रमा हो, तो आपके लिए ये ट्रांजैक्शन कैसा रहेगा? आपके लिए ये 6th हाउस से चलेगा, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आपका जो लग्नेश है वो यहाँ पे 6th हाउस में है लेकिन उच्च का है, वक्री है, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो एबिलिटी है कि अगर कुछ डाउनफॉल वाला कंडीशन आए तो भी आप रेडी हो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखता है कि शुक्र आपका उच्च का है और वक्री है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जितने एफर्ट लगाने चाहिए, राइट, आप उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। आप समझे मेरी बात कि हाँ, कुछ अनकंफर्टेबल कंडीशन हो सकता है, आपको एफर्ट की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी आप जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, तो बी कूल डाउन, राइट। जिन लोगों का भी तुला लगन है या तुला राशि है, कूल डाउन, सब कुछ अच्छा है, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इन लोगों के लिए भी 6th हाउस में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा है क्योंकि उसका लग्नेश उच्च का है और वक्री है, तो आपको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक कॉमन रेमेडी बताऊंगी, दैट यू हैव टू लिसन एट द एंड। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक लगन के लिए ये 5th हाउस में सारा कंजक्शन होगा और 5th का जो मालिक, क्योंकि आपका वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है, तो पंचम भाव में आपका गुरु की राशि होगा और वो भी परिवर्तन योग में शुक्र के साथ ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्टेड है और ये सारा ट्रांजैक्शन आपके 5th हाउस में हो रहा है। तो ये आपका जो डिसीजन पावर है वहाँ पे इम्पेक्ट कर सकता है। तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचना है। लॉन्ग टर्म डिसीजन है तो काफ़ी बचना है। हाँ, आप काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे हो और वो लॉन्ग टर्म का डिसीजन है और फिक्स है, लाइक दैट के एसेट का डिसीजन हो गया या कोई फिक्स बात है, तो उसके लिए मैरिज है तो उसके लिए ये अच्छा है। लेकिन क्विक डिसीजन है ये यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि आपके निर्णय शक्ति का जो भाव है वहाँ पे नीच का बुध, चाहे बकरी हो जाए लेकिन नीच का बुध है, चंद्रमा गोचर कर रहा है, राहु गोचर कर रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बचना रहेगा, राइट। सो कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन आपके लिए भी अच्छा है। और साथ में
आपके पंचम भाव में इतने सारे प्लैनेट आ रहे हैं और आपका लगन लॉर्ड खुद है वो अष्टम भाव में जा रहा है, बुध के घर में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको भी अपने हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान रखना है एंड पर्टिकुलर हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं, लेकिन सडन मुझे कुछ हो गया लाइक दैट की छोटी छोटी जो बीमारियां है कि सडन हो गई और या तो जो एक्सीडेंट हो गया, तो सडन चीज़ें हैं वहाँ से मुझे थोड़ा बचना है, राइट। ये था वृश्चिक लगन या वृश्चिक जिसकी राशि है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट मूव टू द धनु राशि। देखो धनु राशि है या आपका धनु लगन है, तो आपके 4th हाउस में ये सारा कंजक्शन है वो हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि मुझे मेरे फैमिली के रिगार्डिंग या मेरी जो कंफर्ट है या जो मेरी जो इनर पीस है, शांति है, जहाँ पर मैं अपना घर बोल सकती हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो टाइमिंग है, देखो मैं नॉर्मल अष्टक वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, ये लास्ट में हम बात करेंगे अष्टक वर्ग की। लेकिन हाँ, ये जो करंट अगर हम अष्टक वर्ग बनाते हैं करंट सिचुएशन का, ये जो ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे धनुराशि वालों को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। उस हिसाब से 4th हाउस में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो भी आपको डरना नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये ट्रांजैक्शन अच्छा देकर जाएगा। यहाँ पे आपका जो लग्नेश है या आपका जो चंद्र राशिश है वो चाहे 6th हाउस में गया है, लेकिन उसने 4th हाउस के साथ परिवर्तन योग किया है, राइट। सो आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे आपके लिए भी है। ओनली आपको धैर्य रखना है, थोड़ा सा पीसफुल मोमेंट रखना है, और 12वें भाव में है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनना है, और लेट इट गो का जो भाव है वो आपके अंदर आना चाहिए, राइट। सो आपके लिए भी ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो फैबुलस रहेगा। अब बात करते हैं आगे की ओर कि अगर आपका मकर लगन है तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन है वो आपके 3rd हाउस में बन रहा है। आपका लग्नेश खुद है वो भी 3rd हाउस में जा रहा है, कि जो ऑलरेडी क्रूर प्लैनेट है, पर आपके लग्नेश यानी कि शनि को यहाँ पे राहु अफ्लिक्टेड करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हार्ड एफर्ट, हार्ड वर्क की जो पोजीशन है वो बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र, चंद्रमा और बुध जैसे जो सौम्य प्लैनेट है वो भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका हार्ड एफर्ट है वो ज़्यादा रहेगा। विद द टाइम जैसे ही शनि राहु का कंजक्शन है वो छूट जाएगा, आपका जो कंडीशन है वो और ज़्यादा उभर के सामने आएगा, आपके लिए टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर पैशन बनता है जब तक शनि राहु का युति है, और उसमें भी पर्टिकुलर अगर आपका शनि का महादशा चल रहा है या राहु का महादशा चल रहा है तो ये आपको ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। अब मान लो कि आपका कुंभ लगन है तो ये जो सारा ट्रांजैक्शन है वो आपका 2nd हाउस में होगा, जो हमारी कैश ऑफ फ्लो का हम बोलते हैं, मनी का बोलते हैं, फैमिली का बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी जो परिवर्तन योग गुरु शुक्र का है वो आपके 2nd हाउस और 4th हाउस के बीच बन रहा है। तो अगर कुछ अप एंड डाउन रहा तो भी जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो अच्छा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें धैर्य यहाँ पे भी रखना होगा। और ये कंडीशन आप ही क्रिएट करोगे, बुरा कंडीशन ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुंभ लगन का लगन लॉर्ड शनि है वो 2nd हाउस में गया है और वो राहु से अफ्लिक्टेड है। तो हाँ, अप्स एंड डाउन्स हो गए आपके फैमिली में, दैट्स वी एक्सेप्ट, बट आप खुद से ये हो गया, आप ये सिचुएशन क्रिएट करोगे, ये यहाँ से दिखता है। तो एटलीस्ट आप थोड़े से शांत रहो, अप्स एंड डाउन्स हो लेकिन आपकी वजह से ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य यहाँ पे रखना होगा। फैमिली में दखल अंदाजी नहीं करनी है। अगर आप पीसफुल रहते हो तो आपकी फैमिली में भी कोई अप्स एंड डाउन्स का सिनेरियो यहाँ पे भी क्रिएट नहीं होगा। और अगर लास्ट वन दैट इज़ अगर आपका मीन राशि है तो मीन राशि के लिए थोड़ा सा अवेयर होना है, क्योंकि ये आपके 1st हाउस में हो रहा है और कहीं ना कहीं आपका लगन लॉर्ड है वो भी यहाँ पे चाहे परिवर्तन योग में लेकिन इन्वॉल्व है।
और तो आपको क्या ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, लेकिन उस इमोशन वाली कंडीशन में हमें कोई डिसीज़न नहीं लेना है। थोड़ा सा पैशन रखना है। आप थोड़े से यहाँ पे विवरिंग हो सकते हो, कुछ गलत डिसीज़न है वो आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना है। और अगर फाइनली डिसीज़न लेना ही पड़े तो आप अपने जो फैमिली मेम्बर से या जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा वेल विशर है, राइट, उसको साथ में रखकर आपको डिसीजन लेने चाहिए। यहाँ पे आपका लग्नेश है जो गुरु है या आपका जो चंद्र राशिश है वो भी परिवर्तन योग में कहीं ना कहीं शुक्र के साथ है, तो एंड द रिजल्ट है, राइट, जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे अच्छे रहेंगे, कोई बुरा कंडीशन नहीं है। अगर मैं आपको समरी बोलने जाऊँ तो सभी राशिकों के लिए ये अच्छा है। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि 6 प्लैनेट का एनर्जी है वो एक ही साथ में एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हिलने की या थोड़ा सा विवरिंग माइंड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे बन जा रही है। अदरवाइज़ ये वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कन्या के लिए, तुला के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा ये ट्रांजैक्शन। कुंभ और मकर वालों के लिए उसका लग्नेश राहु के साथ कंजक्ट हो रहा है, तो और कोई बुरा नहीं करेगा, लेकिन आप ही कुछ उथल पथल न मचा दो, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका लगन लॉर्ड एक हाउस से दूसरे हाउस में चेंज हो रहा है और सीधे आते ही राहु का जो इम्पैक्ट है उस पर आएगा, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, इम्पैशन नहीं हो जाना है। अदरवाइज़ ये ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं सभी को कुछ अच्छा देके जाएगा। सिंह वाले जातकों को थोड़ा सा यहाँ पे बचना है। मैंने बोला था जिन लोगों का लग्नेश अष्टम भाव में ट्रांजिस्ट कर रहा है या आपका चंद्र राशि अष्टम भाव में ट्रांजिस्ट कर रहा है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे बचना है। और कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन को समझ लूँ, क्योंकि ये 12th ज़ोडिएक साइन में हो रहा है, इतने सारे प्लैनेट है, अब वो मेष में आएंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वो सारे प्लैनेट मेष में आएंगे, तो आप समझ लो कि एक साइकिल है वो पूरा हो रहा है और हर एक प्लैनेट का साइकिल काफ़ी क्विक पूरा हो जाता है। यहाँ पे साथ ही साथ शनि का भी जो क्विक साइकिल है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो आप समझो कुछ ख़त्म होना, कुछ नया शुरू होना, राइट, ये बात यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज और सभी के लिए जो कॉमन रेमेडी है उसकी बात करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। सभी के लिए काल पुरुष की 12वीं राशि से ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो हम ऑलरेडी गिविंग, राइट, कुछ देना, कुछ छूटना, मोक्ष का भाव है, त्याग प्रवृत्ति है, वो अगर आपके अंदर ऑलरेडी आप उस प्रवृत्ति के अंदर इन्वॉल्व हो तो ये ट्रांजैक्शन आपको कुछ इतना भी बुरा नहीं करके जाएगा। अगर ऑलरेडी आप उस प्रकार के पर्सन नहीं हो तो मेक श्योर कि ये जो 2 दिन है, राइट, 29 और 30, या तो थोड़ा सा लंबा स्पैन कर लो, क्योंकि ये मैं नहीं मानती कि 2 दिन के लिए इम्पैक्ट रहेगा। ये 6 प्लैनेट का एनर्जी साथ में है, तो 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे भी आप ले लो। थोड़ा सा अपने अंदर जो सेल्फिशनेस है उसको छोड़कर अगर आप परोपकार की भावना लाते हो, दूसरों का अच्छा करते हो, भला करते हो, ओके, अगर दूसरों का भी भला नहीं किया लेकिन खुद अच्छे सोच विचार किए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया, ध्यान कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं आपने जो 12वीं राशि है, राइट, उसको यूज़ कर लिया। देखो, आपको 12वीं राशि है उसको यूज़ करना है आपकी लाइफ में, राइट। अब 12वां भाव क्या दिखाता है? हॉस्पिटल, जेल, ध्यान, फॉरेन। अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके खर्चे होंगे, व्यय होगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, आपको जेल के रिगार्डिंग कुछ भी, राइट, सभी के लिए नहीं, लेकिन ये कॉमन मतलब कि आपका कुछ ढाना रहेगा, राइट। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास अच्छे वाले, वो ये है कि आप फॉरेन चले जाओ, और दूसरा है कि मैं खुद के अंदर ही जो त्याग, समर्पण वृत्ति है, वो भाव है, वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर आने दो, सेल्फिशनेस का जो मेरा भाव है उसको कम करो। तो फॉरेन वाला रेमेडी तो थोड़ा सा ट्रिकी या एक्सपेंसिव हो गया, उतना फास्ट मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, त्याग का जो वृत्ति है, दैट आई कैन पुट फॉर द 2 days 8 days, वो सही है। आप कुछ डोनेट कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ न किया तो एटलीस्ट 10 मिनट का मेडिटेशन कर लिया, वो भी आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। क्योंकि जब वो प्लैनेट आपको 12th हाउस के रिगार्डिंग जो रिजल्ट है वो देने आएगा, उस टाइम पे उसको लगेगा कि हाँ, इसने तो ऑलरेडी 12th हाउस यूज़ कर लिया है, राइट, अब वहाँ पे जगह ही नहीं है, तो आई हैव टू मूव टू द अनदर पर्सन, राइट। आप मेरी बात समझे।
ऑलरेडी आपने 12th हाउस का यूज़ कर लिया है, तो जो आपको परमात्मा को जो कुछ भी रिजल्ट देने हैं उसको लगेगा कि यहाँ तो फुल हो गया है, आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको अच्छे विचार, सद्विचार, किसी का भला करना, ये सारी बातें यहाँ पे इम्प्रूव करनी होगी। और नॉट ओनली फॉर द 2 days, अगर आप कर पाओ तो इतने सारे प्लानेट एक ही साथ 12th हाउस से 1st हाउस में जा रहा है। राहु एक बैक मूव करेगा, अदरवाइज बाकी सारे जो प्लानेट है वो आगे की ओर जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा अगर मैं आपको सिंपली वे में बताना चाहूँ तो आप ये समझो कि ये लास्ट ज़ोडिएक साइन है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, राइट। और उसको भी अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें तो मैं आपको ये बोलूँगी कि हाँ, ये नया साइकिल शुरू हो रहा है, नया जन्म हो रहा है। या तो आप ये समझो कि आप सुबह उठे, आपने शावर बाथ लिया, आप नहा धो के तैयार हो गए और नए काम की ओर निकल रहे हो। तो अब क्या करना है यहाँ पे, देखो सारे जो प्लानेट है वो 12th हाउस से होकर अब 1st हाउस में आएंगे। शनि भी अपना लास्ट हाउस है, तो कुछ ना कुछ आपका जो कर्मा है अब यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। सब कुछ आपका जो एक कार्मिक साइकिल है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। नया जो कार्मिक साइकिल है वो सारे प्लानेट का शुरू हो रहा है। शनि भी अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन में है। तो व्हाट आई बिलीव कि आपके अंदर जितने राग द्वेष है, राइट, किसी से आपका दुश्मनी है, किसी से बदला लेना है, कुछ भी है, उन सब का त्याग कर दो, उसको छोड़ना है। नया हमारा कार्मिक साइकिल है वो शुरू करना है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन दैट इज़ कि इतने सारे प्लानेट एक ही साथ 12वें भाव में आ रहे हैं, तो वो आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि छोड़ दो पुराना, हमारा जो दिमाग में जो पूरा डस्टबिन भरा हुआ है उसको खाली करना है और अब एक नया जो जीवन है उसमें प्रवेश करना है। और अगर आपने वो पुराना डस्टबिन वहाँ पे खाली कर दिया तो आने वाला टाइम है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप फिर भी वो डस्टबिन कैरी ही करना चाहते हो तो दैट डिपेंड ऑन यू, और आपके ऊपर जो आपका बोझ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ता जाएगा। सो सारे प्लानेट यहाँ इकट्ठा आ रहे हैं, तो आपको वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि भाई नया जीवन शुरू करो, पुरानी जो आपकी जो खराब चीज़ें हैं, राइट, उसको वहाँ पे ही छोड़ देना है और आगे की ओर मूव करना है। लाइक दैट कि आपका नया दिन हो, लाइक दैट कि न्यू ईयर हो। न्यू ईयर में भी देखो हर एक के रिलीजियस के हिसाब से, हर एक के कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन आई बिलीव कि जब 9 प्लानेट है उसमें से 6 प्लानेट है वो नया जीवन शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई कंसिडर कि दिस इज़ द न्यू ईयर, राइट। क्योंकि 6 प्लानेट ने बोला है कि न्यू ईयर है, तो यहाँ पे बहुमत 6 प्लानेट के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये नए जीवन की ओर इशारा है। और अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हो तो पुराना डस्टबिन है आपका वो खाली कर देना है, नया जीवन है, कुछ नया करो। ये टाइम है कुछ नया सोचने का, और सभी के लाइफ में ये कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। हाँ, ये ट्रांजेक्शन एक साथ 6 प्लानेट है तो हम थोड़ा सा एक्साइटेड या थोड़ा सा सर्टेन हो जाते हैं, लेकिन ये मीन राशि है, एंडिंग वाली राशि है, वाटरी साइन है, वाटरी प्लानेट भी यहाँ पे है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हाँ अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, राइट, वो कहीं ना कुछ अच्छा वाला इम्पैक्ट भी वो यहाँ पे दे के जाएगा। और यहाँ पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये 12th राशि में हो रहा है, काल पुरुष की जो 12वीं राशि है उसमें हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन को दिखा रहा है। तो यू ऑलरेडी इम्पैक्ट, राइट, ऑलरेडी आपको इम्पैक्ट दिख रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर है पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो भी यहाँ पे उसकी जो अप्स एंड डाउन्स है, शेयर मार्केट है, ट्रेड वॉर है, राइट, वो भी कहाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखा के जाते हैं कि उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस ऐसे रहेंगे कि थ्रू आउट द लाइफ इम्पेक्ट करेंगे। क्योंकि ये पूरा ट्रांजेक्शन अभी उत्तर भाद्रपद में हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस मंथ, राइट, जो कुछ भी फाइनल डिसीजन आएंगे हर एक कंट्री का, राइट, हर एक कंट्री अपना कुछ राइट नाउ पॉलिसी बदल रहा है, चाहे वो बड़ा कंट्री हो, छोटा कंट्री हो, सभी के लिए चैलेंजिंग टाइम है। मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन
ऑलरेडी आप करंट जो न्यूज़ है उससे अवेयर हो गए ही कि काफ़ी सारे चेंजेस है वो वर्ल्ड में ऑन गोइंग है एंड पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में। सो ये इम्पैक्टफुल रहेगा, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि जो फाइनल उससे जो होगा, जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ आपका कुछ भी बिजनेस है, शेयर मार्केट के साथ आप जुड़े हुए हो, तो ये टाइम थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला होगा, तो आपको संभल पे रहना है। लेकिन ऑन एन एवरेज ये ट्रांजैक्शन आई बिलीव अच्छा है। और अच्छा क्यों है कि अगर आप पुरानी जो सारी बुरी मेमोरी है अगर वो आप इरेज करने के लिए रेडी हो, तो ये ट्रांजैक्शन अच्छा है। नई दुनिया है, नया टाइम है, ये शुरू करने के लिए काफ़ी बेस्ट टाइम है। और ये जो ध्रुव नक्षत्र है, जो स्थिर हम बोलते हैं, वहाँ पे आ रहा है। ऑलरेडी मीन राशि है, जो एक अच्छी राशि है, स्पिरिचुअल राशि है, दूसरों का भला करने की राशि है, वहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो कि वहाँ पे आपका स्वार्थ ज़्यादा है, राइट, ओनली आपका ही बेनिफिट है और सामने वालों को नुकसान हो रहा है, तो इस प्रकार के कार्य है वो अब नहीं चलेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा रेड लाइट है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अच्छे हो, तो आपके लिए ये ट्रांजैक्शन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेमेडीज़ ये है कि आपको हम्बल बनना है। आप अगर पूजा पाठ में बिलीव करते हो तो ये करना है। ऑलरेडी ये 12वीं राशि में आ रहा है। 12वीं राशि है वो विष्णु भगवान के चरण है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम है वो भी कर सकते हो। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, राइट, उसके आप चरण स्पर्श कर सकते हो। शनि भी यहाँ पे राहु के साथ कंजक्ट हो रहा है, तो आप शनि मंत्र भी कर सकते हो। अगर आपका कोई भी रिलीजन है, राइट, चाहे आप गीता ले लो, कुरान ले लो, राइट, कोई भी आपका जो रिलीजन है, जो आपके रिलीजियस बुक है, वो यहाँ पे रीड करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, नया कार्मिक साइकिल है वो आपका शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं आपने अच्छा पढ़ा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपका नया जीवन है वो आप कुछ अच्छा बना पाओगे। अब तक आपने जो किया दैट इज लेट इट गो। आपका कोई भी, राइट, आपका कोई भी टाइम चल रहा हो, आपकी कोई भी दशा चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्लैनेट कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो वेरी क्विक टाइम फर्स्ट जोडिएक साइन में जाएगा 12 से, तो ये कहीं ना कहीं आपको मौका देके जाएगा नया जीवन शुरू करने का। तो आपको यहाँ पे अपने सेल्फ पे वर्क करना है, नया जीवन आप जी पाए अच्छी तरीके से। उसलिए जो पुराना कचरा है उसको खाली करना है, बड़ों की इज्जत करनी है, अपना जो स्पिरिचुअल कोई भी आपका जो जर्नी है वो थोड़ा सा आपको स्टार्ट करना है। बड़ों की जो ब्लेसिंग है वो लेनी है, क्योंकि रियली हमारे जो एल्डर है अपने से, राइट, तो उससे हमें एनर्जी लेना है, तो उसके चरण स्पर्श करने से हमें उसका एनर्जी मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा। एंड आई ऑल्सो एक्सपीरियंस वो वर्क करता है, राइट। और वो आपको दिखेगा कि देखो, जैसे कोई अगर अच्छा स्पिरिचुअल गुरु बड़ा होगा ना, तो वो आपको उसके चरण स्पर्श करने नहीं देगा, एंड पर्टिकुलर उसका जो टो है वो चरण स्पर्श करने नहीं देगा, क्योंकि उसका सारा एनर्जी है ना वो वहाँ पे होता है। तो अगर आप लकी हो कि आपके पास आपके एल्डरली पर्सन ऑलरेडी है, आपके मदर फादर है, या और कोई भी है कि जो ऑलरेडी आपके साथ रहता है, दैट्स यू आर वेरी लकी, तो उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। वो आपको काफ़ी एक अच्छा एनर्जी है वो दे के जाएगा, राइट। सो डरना नहीं है, ये ट्रांजैक्शन अच्छा है। अगर ये आपके 6, 8, 12 भावों में हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अवेयर हो जाना है। अदरवाइज़ ये ट्रांजैक्शन नहीं जानने के लिए अच्छा है। बड़ों के आशीर्वाद लेते रहो और थोड़ा सा रिलीजियस बन जाओ, धर्म ध्यान करना है, ये कॉमन रेमेडी है। और अगर आपने ये कर लिया, आई एम 100% श्योर, क्या है, कितने भी आपके बुरे दिन चल रहे हो, आने वाला टाइम आपका ही होगा, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको थोड़ी सी भी नई जानकारी मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी जो लाइक है वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं और अच्छे नए वीडियो बनाने के लिए। मैंने काफ़ी सारे और भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लाइक दैट कि प्लानट के रिगार्डिंग, हाउस लॉर्ड के रिगार्डिंग, आपका जो लगन है उसके रिगार्डिंग, भाव चलित के रिगार्डिंग, क्योंकि भाव चलित देखना काफ़ी ज़रूरी है जब आप लगन लॉर्ड की पोजीशन देख रहे हो। तो मैरिज के रिगार्डिंग भी काफ़ी इश्यू आ रहा है, तो मैंने मैरिज के रिगार्डिंग भी काफ़ी वीडियो, कुंडली मिलान कैसे करते हैं, अष्टक वर्क को कैसे देखते हैं, राइट, वो सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड वॉच एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तक मुझे देखने के लिए धन्यवाद, और आपका प्यार, दैट यू आर वॉचिंग मी मोर एंड मोर, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, राइट। जय श्री राम।